हेलो एंड वेलकम टू द वाइडर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे समझ लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। मेरे हिसाब से 2 एग्जांपल हमने किए थे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे के रखा हुआ है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से, कुछ डायरेक्टली दे के रखा हुआ है, हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो ध्यान से। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे के रखा हुआ है, जरा रीड करते देखो। The ratio of the income of the two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3। ठीक है, आगे चलते हैं। If each of them manage to save the 2000 per month, find their monthly income। अब जरा इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने हमारे पास इनकम दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ कि पहले अपन क्या लिखते हैं। इनकम देखो, 2 पर्सन है, 2 पर्सन का नाम मैं देता हूँ ए और बी, तो ये हो गया मेरे पास ए और ये क्या हो गया हमारे पास बी। 2 हमारे पास पर्सन है, उन दोनों का जो इनकम का रेशियो दे के रखा हुआ है वो क्या दे के रखा हुआ है, 9:7। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक 90,000 रुपये कमाता हो, एक 70,000 रुपये कमाता हो, और कैंसल आउट होके 9:7 आ गया हो। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि एक 9,000 रुपये कमाता हो और एक 7,000 रुपये कमाता हो, और उनका कैंसिल होकर रेशो कितना आ जाएगा, 9:7। मतलब ये जो 9:7 है ये कहीं से भी आ सकता है, कोई भी हमारे पास इनकम हो सकता है, ओवरऑल फिक्स नहीं है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, आगे से रीड करते हैं। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कमा तो लिया लेकिन अब ये खर्चा भी करेंगे, तो जो इनका खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है 4:3 रेशियो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये 40,000 रुपये खर्चा कर दे रहा हो और ये कितना 30,000 रुपये खर्चा कर दे रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4:3। पहले बताओ ये डन, क्लियर हो ये बात। आगे चलते हैं। लेकिन जब वो दोनों के दोनों आखिरी महीने यानी मंथ के लास्ट में जो अपनी सेविंग्स देखते हैं कि हमने कितने रुपए सेव करें खर्चे करने के बाद, तो पता चलता है कि भैया दोनों के दोनों उन्होंने कितने सेव करें। यहाँ पे लिखता हूँ दोनों के दोनों, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2,000 रुपीज पर मंथ, मतलब इसने भी 2,000 रुपये सेव किया और इसने भी 2,000 रुपये सेव किया। अब जा ध्यान समझना, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर तो हमारे पास रेशियो में देके रखा हुआ है, लेकिन जो सेविंग्स हमारे पास देके रखी हुई है ये 2,000 और 2,000 ये एग्जैक्ट अमाउंट है। ये बात क्लियर हुई। जैसे हमारे पास ये क्लियर हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास इनकम नहीं पता तो हमें एग्जैक्ट इनकम पता करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट इनकम तभी पता होगा जब ये रेशियो जिस नंबर से कैंसिल होके हम ये रेशियो निकाला है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मुझे इनकम लेना हो तो वो नंबर तो हमें पता नहीं है, और अगर हमें वो नंबर नहीं पता है तो अगर मैं चाहूँ तो x ले सकता हूँ। तो अगर इधर x और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9x और 7x एग्जैक्ट इनकम आ गई। फिर समझाता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास 90,000 रुपये अपॉन में हमारे पास 70,000 रुपये हैं, तो क्या मैं यहाँ पर इसको 10,000 और 10,000 से कैंसिल कर रहा हूँ, और अगर 10,000 से कैंसिल कर रहा हूँ तभी तो मेरे पास 9/7 आ रहा है। अब यहां पर तो हमें पता ही नहीं है कि हमने किससे कैंसिल किया है, तो अगर मुझे नहीं पता तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से, क्योंकि अगर ये 9/7 से अगर मुझे ये 90,000 और 70,000 लेके आना पड़ता तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता, तो इसीलिए इसका क्या हो गया 9x और 7x। डन। आगे चलते हैं। अगर मुझे एक्सपेंडिचर का पता करना है तो एक्सपेंडिचर भी नहीं पता, लेकिन इसको भी किसी ना किसी नंबर से तो कैंसिल किया होगा, वो नंबर नहीं पता। अगर मुझे वो नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया y और ये भी क्या हो गया हमारे पास y। पहले बताओ चीज क्लियर हुआ। और अब अगर मैं बोलूंगा कि देखो ये इनकम ए के लिए, अगर ये इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2,000, और ये बी के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2,000। बिल्कुल सही, ठीक है। इसको जरा मैं हटाता हूं और अपन इक्वेशंस बनाते हैं। देखो तो a के लिए हमारे पास क्या होगा, पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं a के लिए बनाने जाऊंगा तो क्या ये इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 9x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2,000, और यहां पर कितना हो जाएगा 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2,000। क्लियर हो गई बात।
यानी कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया एंड रीड करने के बाद फाइंड देयर मंथली इनकम, और मुझे इनके मंथली इनकम्स बताने हैं। मतलब x की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये 9x और 7x हमारे पास आ जाएगा। ओवरऑल ये जो हमारे पास इक्वेशन देके रखी हुई, इन्हीं को सॉल्व करके, फिर से बोल रहा हूं, इन्हीं को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। डन, चलो जरा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर लिख लेता हूँ। इक्वेशंस क्या देके रखी है, ये मेरे पास 9x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2000। डन, और यहाँ पर क्या देके रखा, ये देके रखा 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। हम करते क्या है, हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो मैं x के कोएफिशिएंट को ही सेम बना लेता हूँ। तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 7 जा कितना आ गया मेरे पास 63x माइनस 7 4 जा कितना आ गया 28y इज इक्वल टू 7 2 जा कितना आ गया मेरे पास 40,000। आगे चलते हैं। 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 7 जा कितना आ गया मेरे पास 63x माइनस 9 3 जा कितना आ गया 27y इज इक्वल टू 9 2 जा कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 18,000। और जैसे ही मैं साइन चेंज करूंगा, चलो अब साइन चेंज करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया मेरे पास माइनस। क्या ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए? जैसे ही कैंसिल हुए तो माइनस 28y और ये प्लस 27y, क्या ये मेरे पास माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 14,000 माइनस में 18,000, ये बेसिकली कितना हो गया माइनस 4,000। तो ये कैंसिल होके मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू 4000 आया, ये 4000 को उठा के मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। चलो जरा करते हैं पुट। तो अगले वाले में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 9x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना था 2000। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं। देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। डन, अब इसके अंदर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4000। तो मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू कितना है 4000। जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4 इंटू में कितना आ गया मेरे पास 4000 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2000। डन, आगे 9x, ये 4 4 से कितना हो गया 16, तो माइनस में 16, ये हो गया मेरे पास 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। तो मेरे पास हो गया 9x इज इक्वल टू ये हो गया 2000, और माइनस 16,000 जब उधर जाएगा तो कितना आ गया प्लस 16,000। डन, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 9x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 18,000। तो x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 18,000 डिवाइडेड बाय 9। जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 9 2 जा 18 कितना आ गया मेरे पास 2,000 रुपीज। पहले बताओ क्लियर हुआ? और जैसे हमारे पास x की वैल्यू 2000 आया तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इनकम ऑफ ए था क्या, यहाँ पे लिखता हूँ इनकम ऑफ ए कितना था, जरा पीछे देखो। इनकम ऑफ ए हमारे पास क्या था 9x। तो जब मैं यहाँ पे 9x लिखूंगा तो मैं बोलूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 2000, ये हो गया मेरे पास 2000। तो मेरे पास ए कितना कमाता है, टोटल 18,000 रुपये कमाता है। आगे चलते रहा नेक्स्ट। फिर हमारे पास क्या देके रखा हुआ 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2000। नहीं, कहाँ गया, अरे रुको, इधर कहाँ चलेगा, ये देखो, ये हमारे पास इनकम ऑफ ए आ गया, और इनकम ऑफ बी क्या देके रखा हुआ, ये था 7x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7x। तो ये हो गया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 2000। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 14,000। क्लियर हुआ? हमसे क्या ये पूछा गया था, देखो फाइंड देयर मंथली इनकम। हमने यहाँ पे इसका मंथली इनकम निकाल लिया। ए 18,000 रुपये कमाता है और बी 14,000 रुपये कमाता है। और अगर हमसे वो ये पूछते कि इनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो ये वाई की वैल्यू उठा के पुट करूंगा 4 4 जा ये 16,000 रुपीज़ गवा देता है, और ये 4 3 जा 12 ये 12,000 रुपये गवा देता है। गवा देता है इन द सेंस कि खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा हूँ, देख पढ़ते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमें इसके क्या फाइंड आउट करने, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। ठीक है, सीधे हमारे पास इक्वेशन दे दिया है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे जब मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर लिखता हूँ 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 7, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या?
आंसर है नहीं। अगर किसी नंबर से हम सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कोएफिशिएंट सेम आ जाते तो मैं सिर्फ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या देकर रखा 4, तो ऊपर वाले का अगर मुझे x का कोएफिशिएंट लेके आना है तो क्या सिर्फ ऊपर वाले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी काम बन जाएगा? पहले बताओ, क्लियर हुआ? तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4x प्लस 3 2 जा कितना आ गया 6y इज इक्वल टू 8 2 जा कितना आ गया मेरे पास 16। और नीचे वाली इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और जैसे मैं यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस और ये प्लस का हो गया माइनस, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 0 इज इक्वल टू 16 माइनस में 7। 16 माइनस में 7 जब मैं करूंगा तो देख कितना आ गया 9, यानी 0 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स ही कैंसिल हो गए और जैसे ही वेरिएबल कैंसिल हुए तो ना तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी ना तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। यूनिक वैल्यू यानी कि हमारे पास वन सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सिर्फ दो ही केस बनते हैं, या तो लाइंस पैरेलल है या तो फिर एक के ऊपर एक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखे, इसको कैंसिल मत करना और ये भी मत सोचना कि हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। डन, चलो जरा करते हैं। तो हमारे पास क्या देके रखा, ये देके रखा 2x प्लस में 3y और ये 8 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास क्या 4x प्लस में 6y और माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब जरा मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पर a1 अपॉन में a2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 2 अपॉन में 4 कैंसिल और कितना आ गया 1 अपॉन में 2। जब मैं b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, ये हो गया 3 अपॉन में 6, ये भी कैंसिल और कितना आ गया 1 अपॉन में 2। और अगर मैं c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 8 अपॉन में माइनस 7 क्या कैंसिल हो गया 8 अपॉन में 7 आ गया। अब ये कौन सी कंडीशन बन रही, देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो तुम जरा मुझे बताओ इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से। तो हमने क्या बोला, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो क्या ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है? जी हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि जो लाइंस है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो तुम कहाँ सॉल्यूशन निकाल लोगे। डन, क्लियर होगी बात? आगे जा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 क्लियर हुआ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था बट ऐसे भी आ सकते हैं ना, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएंगे, तो उससे घबराना मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 9 के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा कि इधर 5-6 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, पहली बात। एंड दूसरा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रीड करते देखो, क्वेश्चन हमारे पास देके रखा हो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तुम जरा मुझे बताओगे 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर जो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक खत्म होता है। डन, ये हो गया 2 डिजिट नंबर। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, उस 2 डिजिट नंबर का मैं ऑर्डर रिवर्स करता। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 16 तो इसको चेंज करें कितना हो जाएगा 61। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 तो ये कितना हो जाएगा 23। 45 तो ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर इन दोनों नंबर को सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा 66। डन, आगे। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 46। 46 का मतलब क्या कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना देके रखा हुआ है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 2 देके रखा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 79, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। मैं लिख दिया 97, इसका डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना देके रखा 2। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। मैंने तो मुझे नंबर पता करना है और मुझे बताना है कि ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? आगे रीड करते हैं, ठीक है। देखो करते हैं, रफ करता हूं पहले इसको और समझाता हूं।
अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर लेट करना होगा तो हम इसको लेट कैसे करेंगे? क्या मैं इसको लेट ऐसे करूंगा x और y, क्योंकि हम 27 लिखते हैं, या फिर अगर मैं 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखता हूँ 47, तो मैं इसको एक्स वाई लेट करूंगा? आंसर नहीं। ये 47 जब मैं लिखता हूँ तो 47 का मतलब ये नहीं होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7, लेकिन ये एक्स वाई अगर लिखता हूँ तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई जरूर होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? आगे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इस 47 को लिखने का एक और तरीका हमारे पास होता है। इस 47 को हम 4 इंटू में 10 प्लस में 7 हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे पास 10th प्लेस पे डिजिट था उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 10 प्लस में 7। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 27 दे के रखा हुआ है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 7। क्लियर हो गई बात? और ये जो हमारे पास पोर्शन दे के रखा इसी से हम लेट करेंगे, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको लेट करना होगा तो हम कैसे लेट करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, कहाँ गया ये, देखो। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको जरा रफ के अंदर डाल देना, ठीक है, लेट करते हैं नंबर्स। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि लेट जो हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास वैल्यू है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। जो यूनिट प्लेस के ऊपर है उसको मैं क्या मान लिया? एक्स। और जो हमारे पास 10th प्लेस के ऊपर जिसको बोलते हैं डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? वाई। तो अगर मैं ये x और y हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, तो अगर इन दोनों से अगर मुझे नंबर बनाना होगा तो मैं नंबर कैसे बनाऊंगा? जरा मुझे बताओगे। मैं नंबर बनाऊंगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है? x है, 10th प्लेस क्या है? y है। तो 10 का मल्टीप्लाई मैं y से करूंगा तो ये क्या हो गया मेरे पास? 10y एंड प्लस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? x इंटू में 1, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया? 10y प्लस में x। फिर से बताता हूँ, चलो जरा आगे। हमने जैसे यूनिट प्लेस 1 माना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि नंबर हमारे पास अब कितना हो चुका? नंबर हो गया मेरे पास 10y प्लस में x। और अगर मैं नंबर को रिवर्स कर देता हूँ, यानी रिवर्स नंबर निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? ये रिवर्स नंबर हो जाएगा 10x प्लस में y। डन। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। क्वेश्चन में देके रखा हो कि 2 डिजिट नंबर और अगर हमारे पास रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब अगर हम रिवर्स नंबर निकालेंगे और उन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो सम इसका कितना आएगा? 66। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास क्वेश्चन में देके रखा हुआ है कि अगर मैं नंबर को प्लस में रिवर्स नंबर को अगर मैं ऐड करूँगा, अरे नंबर कैसे लिख दिया भाई, अगर हम यहाँ पर रिवर्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना देके रखा हुआ है? 66 देके रखा हुआ है। डन, ये हो गया मेरे पास 66। आगे चलते हैं। तो नंबर कितना है? तो नंबर हमारे पास दे के रखा हुआ है 10y प्लस में x प्लस रिवर्स नंबर क्या दे के रखा हुआ? ये दे के रखा हुआ 10x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया? 66। डन, इतना क्लियर हुआ? अब जरा मुझे बताओ, ये 10y प्लस में y करूंगा तो क्या यहाँ पे 11y हो गया, और ये x प्लस में 10x करूंगा तो क्या मेरे पास 11x हो गया, और फिर हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? 66। और अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद क्या ये y प्लस में x इज इक्वल टू 66 आ गया? ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। एक और चीज हमारे पास देके रखा, क्या देके रखा? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंस देके रखा अगर वो 2 का देके रखा हुआ है तो मैं क्या किसी भी नंबर को मान लूं? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दोनों नंबर तो आएगा ही आएगा से, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं y माइनस में x करूंगा तो ये कितना आएगा? 2। मैं फिर से बोलता हूँ, x माइनस वाई करोगे तो भी 2 आएगा, y माइनस एक्स करोगे तो भी 2 आएगा। तो 2 बार लेने की यहाँ पे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे नंबर और रिवर्स नंबर तो निकालेंगे, तो दोनों नंबर ही हमारे पास निकल जाएगा। देन तो मैंने यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू कितना ले लिया? 2। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इन दोनों को एक साथ लिखना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ y प्लस में x इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है? ये देके रखा हुआ है। अरे यार 66 क्यों लिख दिया? यहाँ पे 6 आएगा ना, सॉरी। यहाँ पे जब 11 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 6, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। तो y प्लस में x की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है? 6, और y माइनस में x की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है? 2। अब अगर तुम ध्यान से याद करोगे तो जब हम साइन चेंज करते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में आ जाता है।
तो क्या अगर यहाँ पे साइन चेंज ना भी करूँ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब अपने को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझने। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स तो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो अगर मैं सीधे इनको ऐड करता हूँ तो सीधे ऐड करने पे ये प्लस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 और 2 कितना हो गया 8। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया 8 अपॉन में 2, तो कैंसिल होके मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 4। और जैसे मेरे पास y की वैल्यू 4 आया तो इसको उठा के मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, तो मैं ले लेता हूँ y प्लस में x इज इक्वल टू 6। तो मैंने यहाँ पे बोला y की वैल्यू 4 प्लस में x इज इक्वल टू 6, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गया 6 माइनस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास 2। अब जैसे हमारे पास y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू हमारे पास 2 आया, तो हमने नंबर लिया क्या था, तो हमने नंबर जो लिया था वो लिया था, बताओ जरा मुझे, ये लिया था हमने क्या 10y प्लस एक्स, तो ये हो गया मेरे पास 10y प्लस में x, डन। और जैसे 10y प्लस में x आ गया तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 यानी कि 10 इंटू में 4 प्लस में 2, तो ये हो गया मेरे पास 14 है, सॉरी ये हो गया मेरे पास 40 प्लस में 2, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 42। और अगर मैं यहाँ पे रिवर्स नंबर निकालूं तो मेरे पास जरा मुझे बताओ रिवर्स नंबर क्या सीधे 24 आ जाएगा। और कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है यही दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं 42 एंड 24। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना आता है 66 आता है। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आता है, तो ये आता है 2। ये हो गया हमारे पास रिवर्स नंबर। एंड फिर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या बोलते हैं मेन नंबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट समझना था, ठीक है। इसको ज़रा साइड में लिख लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर लेट किया, मतलब यूनिट प्लेस पे लेट किया, 10th प्लेस पे लेट किया, दोनों को लेट करके हमने यहाँ पे नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद रिवर्स नंबर लिखा। हमने कंडीशन में देखा कि दोनों को ऐड करने पे 66 आ रहा है, तो हमने ऐड किया तो 66 हो गया। तो मेरे पास ये 11 से जब डिवाइड किया तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितना हो गया 6, और यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो गया 2। क्लियर हो गया बात। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू और x की वैल्यू आई, तो हमने यहाँ पे नंबर और हमने यहाँ पे रिवर्स नंबर निकाल दिया जो कि 42 और 24 आया। समझ में आया। तो ये थे हमारे पास आज के टोटल 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया होगा और अभी आज के एग्जाम्पल्स भी समझ में आया होगा। और ये लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वापस से आएगा और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।